नमस्कार, अफसरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत से। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय वन सेवा के सीनियर अधिकारी एसके सिंह साहब, जो कि इस वक्त कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं। वाइल्ड लाइफ पर गहरी रुचि है, गहरी पकड़ है और अपनी पोस्टिंग्स के दौरान एसके सिंह साहब ने वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों और पर्यावरण को बेहद करीब से देखा है। जिस जंगल की हम बात कर रहे हैं, उस जंगल के पेड़ पौधों से, यहाँ के कीट पतंगों से, यहाँ के वृक्षों से उन्हें प्यार है, यहाँ के वन्य प्राणियों से उन्हें स्नेह है। वो एक कस्टोडियन के तौर पर काम करते हैं। एक बड़ा दायरा है कान्हा नेशनल पार्क का, जो कि मंडला और बालाघाट जिले में है। एसके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार सर, जिस तरीके से हमारे शो का मिजाज है, हम सबसे पहले आपको ले जाना चाहेंगे आपके अतीत में। थोड़ा पीछे मुड़कर हम देखना चाहेंगे आपके साथ। हम जानना चाहेंगे आपके छात्र जीवन के बारे में। आपकी क्या स्मृतियां हैं? आपने जो सपने देखे थे, उन सपनों में आप कितने रंग भर पाए? और आज जब आप एक बेहद अहम ओहदे पर काम कर रहे हैं, अपने परिवेश के बारे में, अपने पीछे छूट चुके अतीत के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान चंदौली ज़िले का निवासी हूँ। मेरा गांव चंद्रप्रभा अभयारण्य एक स्थित के पास स्थित है। और चंद्रप्रभा अभयारण्य को हम इस रूप में भी जानते हैं कि प्रथम जो गिर लायन हैं, उनका ट्रांसलोकेशन चंद्रप्रभा अभयारण्य में किया गया था। तो हमारी जंगल से जो नज़दीकी है वो तो बहुत पुरानी है, जन्म से ही है। ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के दौरान शहरों में आए, लेकिन जंगल से जो लगाव था वो बना हुआ रहा। सेवा काल में आने के पहले कभी मैंने अपनी एम ऐसा कोई निर्धारित तो नहीं किया था, लेकिन ये ज़रूर था कि थोड़ा जो आंतरिक झुकाव है वो जंगलों की तरफ था। और जब भी मुझे मौका मिला इस सेवा में आने का, तो मैंने प्रयास किया और ईश्वर की कृपा और बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि मुझे इस सेवा में आने का अवसर मिला। और मैं अपने जो हमारा बचपन का परिवेश था, उसी परिवेश में आज तक जिंदा हूँ। आप किस तरह के विद्यार्थी थे सर? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आइकन हैं सोसाइटी के लिए, आज के युवाओं के लिए। जब आप इस इलाके में काम करते हैं, यहाँ के छात्रों के लिए भी आप काम करते हैं ताकि उन्हें बेहतर रोज़गार मिल सके, बेरोज़गारी का दंश वो ना झेलें। आप खुद कैसे छात्र थे और चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए उस दौर में? मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी पाठ याद करने के लिए जितना अन्य लोग करते हैं। शायद अंतर्मन में कहीं भी ये रहा होगा कि मैं तो जल्दी चीज़ों को ग्रह कर लेता हूँ, इसलिए मैं उतना मेहनती विद्यार्थी नहीं था। फिर भी अपने क्लास में, अपने विद्यालय के एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था। और अगर हमारे पास विज़न है और हमें कुछ पाने की इच्छा है तो मेहनत ज़रूरी होती है, और बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं पाई जा सकती है। ये तो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। और हमें भी जो सफलता मिली है वो मेहनत के कारण ही मिली है, चाहे हम अपने शिक्षा के जीवन में रहा हो, चाहे हमारे नौकरी के सिलसिले में रहा हो। सर, आपने भारतीय वन सेवा के ज़रिए कई अहम पदों पर आपने काम किया है। कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, कुछ साझा करना चाहेंगे जहां पर आप प्रमुख रूप से तैनात रहे और क्या बेहतर कर पाए? आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया सर? मैं बेसिकली स्टेट सर्विसेज से 86 बैच का अधिकारी हूं, जो मुझे 2006 में भारतीय वन सेवा में प्रोन्नत किया गया। और 2006 में प्रोन्नत होने के बाद मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ईस्ट मंडला वन मंडल जो कान्हा से लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें पहली पदस्थापना मिली थी। उस दौरान हमारे लिए एक टास्क था। वनग्राम हमारे ज़िले में, हमारे वन मंडल में 35 वनग्राम हुआ करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार की एक योजना चल रही थी। जब मैं यहाँ पर पदस्थ हुआ तो लगभग योजना को 1 साल हो चुके थे, लेकिन प्रगति बहुत कम थी। और मेरी पदस्थापना के साथ ही माननीय वन मंत्री जी तत्कालीन के द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी जबलपुर में, जिसमें इस पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही थी कि ये कार्य क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे
खुशी और संतोष था कि हमारे तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने वन मंत्री जी को आश्वासन दिया कि नहीं, ये एसके सिंह यहाँ पे पदस्थ हुआ है तो ये काम अब पटरी पे आ जाएगा और तेज़ी से इसको क्रियान्वयन हो जाएगा। और उस वचन का पालन करना हमारी जवाबदारी थी और मुझे खुशी मिली कि मैं लगभग 3.5 साल की पदस्थापना में कार्यों को 90 से 95% तक सफलतापूर्वक संपन्न करा सका था। और वो कार्य आज भी जब मैं दोबारा यहाँ पदस्थ हुआ हूँ तो मैं अगल बगल के गांव में और ख़ासकर उन गांव में जो उस तत्कालीन समय में मेरे पास थे और आज कान्हा बफर वन मंडल के अंतर्गत स्थानांतरित हो गए हैं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। और जब मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ तो उनको थोड़ी सी धुंधली यादें रहती है कि हाँ साहब, आप आए थे और आपने ये काम कराया है, तो उससे बढ़कर मेरे लिए कोई संतोष की बात नहीं होती। कान्हा बफर में बड़ी संख्या में गांव हैं, 150 से ज़्यादा गांव हैं। सर, इन गांवों में की क्या स्थितियां हैं? अगर हम युवाओं की बात करें तो रोज़गार एक बड़ा संकट है, तो इस दिशा में भी आप लोग काम करते रहे हैं? कान्हा के बफर एरिया में लगभग 149 गांव हैं और दुर्भाग्य है कि इन गांव में वन आच्छादन के कारण और वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। सरकार के प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके कारण हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी का एक दंश लगा हुआ है। हम इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 400 लोगों को हम जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में संलग्न हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आने के बाद, यहाँ पे पोस्टिंग के बाद, हमने L&T कंपनी के माध्यम से स्थानीय युवकों को बाहर रोजगार के लिए प्रेरित करने में का प्रयास किया है, जिसका अब परिणाम आना शुरू हो गया है। इसमें ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत कोरोना काल की वजह से आ गई थी, जिससे पिछले 3 महीने में हमारी गतिविधियां लगभग स्थगित सी हो गई थी। अब पुनः जब हमने प्रयास शुरू किया है तो L&T के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम काउंसलिंग लगातार कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस महीने हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी आई है और लगभग 50 नवयुवक बाहर जाने को तैयार हो गए हैं, जिनको हम रोजगार दे पाने में सफल हो पाएंगे। कान्हा के जो जंगल हैं, चाहे वो बालाघाट ज़िले में हो, मंडला ज़िले में हो, दुनिया के बेशकीमती जंगलों में से एक हैं। यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के संपदाएं जो दूसरी हैं। बारहसिंगा की हम बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। सर, इसकी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी सुखद, आश्चर्यजनक रही, जिस तरीके से हमने देखा। सर, रिलोकेट भी किया गया उन्हें, इस बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि बारहसिंगा देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए। बारहसिंगा की जो प्रजाति कान्हा टाइगर रिजर्व में है वो अपने आप में यूनिक है और मध्य प्रदेश में एक ही जगह पे पाई जाती है। इसकी जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी। 1968-69 में ये मात्र 70 बचे हुए थे। तत्कालीन अधिकारी श्री HS पवार साहब ने इसको संरक्षण का बीड़ा उठाया और HS पवार साहब पद्म विभूषण भी हैं और एक जानी मानी हस्ती हैं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर। उनके द्वारा प्रयास किए गए और एक सौंफ गांव था जिसके निवासियों का भी योगदान बहुत है। सौंफ गांव पहली बार बिना किसी पैकेज के 1970 में यहाँ से रिलोकेट हुआ और उस गांव से जो रिक्त भूमि हुई उस पर चारागाह का जो विकास हुआ उसके और उस क्षेत्र में बारहसिंगा की जो प्रगति होनी शुरू हुई। फिर लगातार हम गांव को रिलोकेट करते रहे और आज स्थिति ये पहुंच गई है कि बारहसिंगा की संख्या लगभग 950 के आसपास पहुंच गई है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें बाद के अधिकारियों ने, चाहे पवार साहब रहे हों, चाहे परिहार साहब रहे हों, चाहे नायक साहब रहे हों या फिर
राजेश गोपाल साहब रहे हों, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये सभी हस्तियां हैं जो कि विश्व स्तर पे जानी पहचानी जाती हैं। जी बिल्कुल। सर, टाइगर्स एक बड़ा आकर्षण है, कान्हा के टाइगर, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। बाघों की जो पिछली गणना हुई थी 2018 में, उसमें क्या स्थिति थी, अगली गणना कब होगी और इसमें आपकी लीडरशिप किस तरीके से काम कर रही है? बाघों की ऑल इंडिया स्तर पे गणना होती है, जो NTCA के माध्यम से संचालित की जाती है। वो प्रति 4 वर्ष में होती है। 2018 में गणना जो हुई थी उसमें लैंडस्केप, कान्हा लैंडस्केप में 118 बाघों की उपस्थिति पाई गई थी। और अब नई साइकिल शुरू हो रही है जिसके कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, क्योंकि 2018 से नई साइकिल 2022 में पूर्ण होनी है। हम ये प्रयास रहेगा कि जनवरी फरवरी 2022 तक सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाए, जिससे हम उसके रिजल्ट्स को आसानी से प्रोसेस कर सकें और डिक्लेयर कर सकें। हम यहाँ पर प्रारंभिक रूप से जो तैयारी होती है वो तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। हमारे 2 प्रोसेस में होता है ये गणना। एक प्रोसेस में इकोलॉजिकल सर्वे होता है और दूसरे प्रोसेस में कैमरा ट्रैपिंग होती है। सर, पक्षियों की एक बहुत ख़ास रेंज कान्हा नेशनल पार्क में है। इसके अलावा बाइसन है, टाइगर्स तो हैं ही, बारहसिंगा हैं, हिरण हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दुर्लभ चीज़ें हैं जिसे देखना हर किसी का सपना होता है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी बेमिसाल है। सर, कान्हा का वो, इसके अलावा वो कौन से हिडन आकर्षण हैं जिसके लिए कान्हा खास? यूँ तो पार्क सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि वन क्षेत्र उनके जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है और जो उसमें जैसा भी वन क्षेत्र होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वन प्राणी पाए जाते हैं। और टाइगर रिजर्व में टाइगर और उसके प्रे बेस पूरे उपस्थित होते हैं। कान्हा के साथ जो एक्सपीरियंस हमें यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के जो दूसरे अतिथि होते हैं, उनसे जो सुनने को मिलता है और हमें भी देखने को इस 9 महीने में अनुभव हुआ है, वो यहाँ के कर्मचारियों का जो डेडिकेशन है और यहाँ के कर्मचारियों का जो डिसिप्लिन है वो काउंट करता है। सर, कोरोना का जो दौर था, इस दौरान लॉकडाउन रहा, जो पीक सीज़न रहता है उस दौरान पार्क बंद रहा, तो क्या एनिमल्स के बिहेवियर में किसी तरह का फ़र्क आता है? जैसा हम जान पाए हैं कि इन दोनों वर्षों में पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले ज़्यादा रही, वो ज़्यादा उत्साह के साथ पहुँचे, तो इन सब पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत छोटे पीरियड का था और पिछले साल भी लगभग 2.5 महीने का था और इस बार करीब 1.5 महीने का था, इसलिए एनिमल बिहेवियर पे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये ज़रूर है कि जो पर्यटन क्षेत्र में है, जो कि हमारा केवल 20% एरिया होता है पूरे पार्क का, उसमें थोड़ी सी जब हम आवागमन गाड़ियों का और पर्यटकों का बना रहता है, तो जो जानवर सड़क के पास रहते हैं या मैदान में रहते हैं, वो अपने को सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन उनको डिस्टरबेंस नहीं होता है। जब 1-1.5 महीने का गैप पड़ जाता है, फिर जब दोबारा गतिविधियां चालू होती हैं तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो थोड़ा सा सीन से हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन का ही मामला होता है, उसके बाद फिर वो अपने पुराने रास्ते पे आ जाते हैं। जी सर, आपने पैदल गश्ती की बात करी, तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कान्हा नेशनल पार्क में भी हमने देखा कि पैदल गश्ती किया जा रहा है अमले के द्वारा। वो उसका उद्देश्य क्या होता है सर? क्या मोटिव रहता है अमले का, जो वो कोर और बफर एरिया में? अमृत महोत्सव तो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है NTCA, उसके तरफ से ये लॉन्च किया गया है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 किलोमीटर की गश्त करें और इसी तरीके से लगभग हर टाइगर रिजर्व में 75 स्कूलों में हम अपना संपर्क करें, जिससे जन जागरूकता फैले वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। दुर्भाग्य ये है कि इस बीच कोरोना काल की वजह से विद्यालय बंद हैं, तो विद्यालय में संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो गश्त वाला हिस्सा है वो लगातार किया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हमें थोड़ा टारगेट दिया गया है, जबकि हम लगातार जब हम रोज़ अपनी गश्ती करते हैं तो उसी का एक हिस्सा वो अमृत महोत्सव में हम रिपोर्ट करते हैं।
और इस तरीके से अगर हम देखें तो अमृत महोत्सव में जो हमें टारगेट दिया है उससे हम कम से कम 10 गुना ज़्यादा गश्त करते हैं। और गश्ती का वही उद्देश्य है कि हमारी प्रेजेंस अगर जंगल में बनी हुई है तो कोई भी अवैधानिक गतिविधि नहीं हो पाएगी। टाइगर को देखना, बाघ को देखना बहुत ही थ्रिलिंग होता है सर। एक टूरिस्ट इसी सपने के साथ आता है। आप लोगों का सामना तो अक्सर होता रहता होगा क्योंकि आप वहाँ पर दौरे भी करते हैं। कोई ऐसा संस्मरण आप साझा करेंगे, चाहे आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का करें या कान्हा नेशनल पार्क का या और कहीं का, जहाँ पर ऐसा कुछ आपने देखा हो जो आपकी उम्मीद से कहीं अलग हो, आपकी प्रत्याशा से कहीं अलग रहा हो? टाइगर और पैंथर दो खतरनाक प्राणी होते हैं। भालू भी है खतरनाक, लेकिन भालू से उतना साबका नहीं पड़ा है। टाइगर के संबंध में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इस तरीके का नहीं होता जिसमें थ्रिलिंग हो, लेकिन एक घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में थी जब एक टाइग्रेस को हम लोगों ने रिलोकेट किया हुआ था। उसके इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे और हम हाथी पे थे क्योंकि लोकेशन उसकी गड़बड़ हो रही थी, तो हम ढूंढ रहे थे उसको। एकाएक हम हाथी पे थे और दो गायें बफर एरिया में सामने खड़ी थी। पलक झपकते ही जिस टाइग्रेस को हम ढूंढ रहे थे उसने एक गाय की गर्दन पकड़ ली। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी सेकंड में हम अपने कैमरे और वो सब तो कहीं आते नहीं हैं। तो एक वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और दूसरा, एक बार मैं पैदल गश्त कर रहा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो उनकी साइटिंग भी काफ़ी वो है। मैं गश्त कर रहा था, मेरे साथ 3 स्टाफ था, एक गार्ड और 2 चौकीदार। पैदल गश्त पे थे हम और हम एक तिराहे से आगे बढ़े। तिराहे पे लेफ्ट में जो रास्ता जाता था उस पे 2 पैंथर दिखे। जब हम अपने सामने के रास्ते पे आगे बढ़े तो वो दोनों पैंथर, आगे चौकीदार और मैं, दोनों के बीच में 20 फीट की दूरी होगी, दोनों के बीच से दोनों पैंथर एक बार दाएं गए और फिर दोबारा लौट के बाएं आए। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस तो हमें लगता है कि बहुत कम फॉरेस्ट अफसरों को मिलता होगा और पर्यटकों को तो शायद ही मिले ऐसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक अहम चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कान्हा नेशनल पार्क को लेकर, सर एक बड़े दायरे में आप लोग काम करते हैं, 2 ज़िलों में इसकी टेरिटरी है और बहुत संवेदनशील भी ये इलाका है, नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, चाहे बालाघाट हो चाहे मंडला हो। आपका अमला, एक बड़ा अमला व्यापक रूप से काम करता है। सर टीम को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो फील्ड में होते हैं, कई बार वो अपने परिवार से दूर होते हैं, बिना मोबाइल नेटवर्क के, बिना सुविधाओं के वो जब काम कर रहे होते हैं, तो आपका दृष्टिकोण कैसा होता है अपनी टीम को लेकर? कोई भी काम अगर टीम के रूप में किया जा रहा है और टीम लीडर अगर संवेदनशील नहीं है तो कभी भी कार्य की सफलता नहीं मिल सकती है। हम भी प्रयास ये करते हैं कि हमारा जो स्टाफ फील्ड में रहता है, कोई न कोई अधिकारी उससे प्रति सप्ताह संपर्क में रहे। घर से दूर रहता है, उसके दुख दर्द को जानने का प्रयास किया जाता है और उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि अगर उसके घर से कोई दिक्कत आएगी तो हम बाहर उसके लिए उपस्थित हैं। और इस कोरोना काल में भी यही था कि हम लगातार हमारे रेंज अफसर को ये निर्देश थे कि प्रतिदिन वो जो भी कर्मचारी अगर कोरोना पीड़ित है और क्वारंटाइन है या घर में है या हॉस्पिटल में है, उसका हालचाल वो सवेरे फ़ोन से पूछेगा और हमारी खैरियत रिपोर्ट, पूरे जंगल की खैरियत रिपोर्ट वायरलेस के माध्यम से हमारे स्टेशन को आती है। और उसके साथ ये भी रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस कर्मचारी के साथ क्या घटना हो रही है। और तो वो संवेदनशीलता अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारा कर्मचारी उस जिस कठिन माहौल में रहता है वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा ये होता है कि हम यहाँ छुट्टियों का भी एक मुश्किल अवसर होता है। हम साप्ताहिक छुट्टी किसी को दे नहीं सकते क्योंकि एक दिन जाने में एक दिन आने में उसको लगता है, इंटीरियर में रहता है। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी है कि वो महीने की 4 दिन की छुट्टियां एक साथ दी जाएंगी उसको। इस अवधि में जब 4 दिन वो बाहर रहता है तो बगल के कैंप से एक उसका एवजी कर्मचारी काम करता है और इस प्रकार हम सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना ही कर्मचारी को ये सुविधा दे पाते हैं।
टूरिस्ट का आचरण क्या वैसा होता है जैसा आप लोगों की उम्मीद होती है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जंगल दुर्लभ हैं सर। यहाँ पर पॉलीथीन ना ही आए तो बेहतर है, यहाँ पर बाहर की गंदगी ना ही आए तो बेहतर है। तो क्या ऐसा होता है कि पर्यटकों का जो आचरण है वो यहाँ के मुताबिक होता है? आमतौर पे तो पर्यटक संवेदनशील होता है, और जैसा मैंने पहले कहा कि डिसिप्लिन की बात होती है, तो हमारा जो ड्राइवर और हमारे जो गाइड हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं, और वो जो भी सावधानियां बरतनी होती हैं जब पार्क में प्रवेश करती है गाड़ी, उसके पहले ही उनको अपने पर्यटकों को ब्रीफ कर देते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एक तो उस स्तर पे हम उनको एजुकेट कर लेते हैं, तो आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाती है। फिर भी कभी कभी ये होता है कि कोई पर्यटक, अब समाज है, समाज में सभी तरीके के लोग होते हैं, कोई पर्यटक उच्छृंखल व्यवहार करता है तो उस पर तत्काल हमारा जो स्टाफ सुपरविजन में लगा हुआ वो कार्रवाई करता है, जिससे उसको दंड अगर तुरंत मिल जाता है तो उसको समझ में आ जाती है कि हमने कहाँ गलती की है, और दूसरों के लिए भी उदाहरण हो जाता है, तो इस तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ऐसे अवसर लेकिन बहुत कम मिलते हैं। सर, जंगल लगातार घट रहे हैं, लेकिन हम जिन क्षेत्रों में हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, हम पर कुदरत का ये वरदान है कि यहाँ पर वनों की संख्या बेहतर है, जंगलों की काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जंगल हैं। वन हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं, और अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व की क्या अहमियत है? ये पूरा सवाल इसलिए क्योंकि पर्यावरण जिस तरीके से पर्यावरण की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, जिस तरीके से जंगल कम होते जा रहे हैं, ये अलार्मिंग तो है कहीं ना कहीं। तो सर, इसकी पूरी उपयोगिता हम आपके ज़रिए जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएं कि जिस कान्हा टाइगर रिजर्व में बैठकर हम बात कर पा रहे हैं, यहाँ से एक मैसेज भी जाना चाहिए। हम जंगल की बात करें तो जंगल, पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण के में 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: मिट्टी, पानी और हवा। जंगल का अस्तित्व बना रहेगा तभी ये तीनों बने रहेंगे। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन चिल्लाते रहे लोग। जो हमारा नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, अगर हम उसको समाप्त कर देंगे तो कैसे दुनिया चलेगी? शायद हम थोड़े देर के लिए जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तब हम सोचते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी जो सृष्टि है वो खतरे में पड़ेगी। जंगल का मल्टीफेरियस यूज है। अगर जंगल नहीं होगा तो बारिश का पानी जो जंगल के माध्यम से रुकता है और धीरे धीरे नदियों में रिलीज होता है, वो नहीं होगा। बाढ़ के रूप में सारा पानी बह के जाएगा और समुद्र में चला जाएगा। आपके पास कोई पानी, बारिश के दिनों के बाद कोई पानी नहीं बचेगा। यही हाल मिट्टी का होगा। मिट्टी रुकी रहेगी, पानी का बहाव कम करते हैं जंगल। अगर पानी जमीन के ऊपर से ये आवरण हट जाए तो सीधे बूंदें गिरेंगी और तेज बहाव के रूप में वो मिट्टी को काट के ले जाएंगी। मिट्टी भी नहीं बचेगी। और हवा का महत्व तो आप देख ही रहे हैं। तो इन तीनों को अगर हम अलग कर दें तो फिर दुनिया में बचता क्या है? मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। टाइगर रिजर्व की बात करें, अब हम इस पे चर्चा करने लगे हैं कि यहाँ भी हमने वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। शायद भविष्य में वही जंगल बच पाएगा। बाहर के जंगल पे दबाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं डेवलपमेंट के नाम पे, कहीं इंक्रोचमेंट के नाम पे, कहीं और गतिविधियों के नाम पे। लेकिन प्रयास ये है कि हम बाहर भी बचाए रखें, और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खाते में ये उपलब्धि जाती है कि पिछले 15 सालों से हम अपना लगातार जंगल बढ़ाते जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए नहीं होता है। टाइगर के बारे में सभी को मालूम है कि टाइगर हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसका सर्वोच्च प्राणी है। सर्वोच्च प्राणी होने का मतलब ये है कि अगर ऊपर की मंजिल है मकान की, इसका मतलब नीचे की भी मंजिल होगी। अगर नीचे की मंजिल नहीं होगी तो ऊपर की मंजिल गिर जाएगी। नीचे की मंजिल होना, ऊपर की मंजिल होना, सारी मंजिलों को होना एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वो देता है, जिसमें सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े प्राणी तक सभी संरक्षित हैं, और तभी वो बैलेंस बना हुआ है। अगर इस बीच की कोई भी कड़ी निकाल दी जाएगी तो
सिस्टम टूटेगा और सिस्टम टूटने का असर पूरी मानव सभ्यता पे पड़ने वाला है। तो टाइगर रिजर्व जरूरी नहीं है कि टाइगर हो, लेकिन टाइगर की उपस्थिति से पूरी सभ्यता, पूरी जो इकोलॉजिकल चेन है, फूड चेन, वो बनी रहेगी। यही महत्व है। और इसको जब हम आत्मसात कर लेंगे तभी हम जंगल को बचाएंगे, और अन्यथा नहीं बचाएंगे। टाइगर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं है, टाइगर हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण अंग है। तो ये हैं एसके सिंह साहब, जिनका जंगल से बेजोड़ रिश्ता है। किस कदर बेजोड़ है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ के पत्तियों से, यहाँ के पौधों से, यहाँ के वृक्षों से और यहाँ के वन्य प्राणियों से उनका ऐसा रिश्ता है जिसे हम उनकी बातों से समझ सकते हैं। उन्होंने संदेश भी दिया है कि अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप अपना वजूद बचाना चाहते हैं, तो इन जंगलों की अहमियत समझिए। इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं वो दुनिया का बेशकीमती हिस्सा है, जहाँ की आबो हवा 100% शुद्ध है, जहाँ के वातावरण में एक ऐसी पॉजिटिविटी है जो हमें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। एसके सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए।